नमस्ते बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका मुक्ता मैडम और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भाग षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। रुचिरा प्रथम भाग छठी क्लास के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 के 5वें पाठ वृक्षा का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया और शब्दार्थ जाने। इस भाग में हम पढ़ेंगे पाठ 5 वृक्षा के प्रश्नोत्तर। अभ्यासः। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। यथा, यथा मतलब जैसे। जैसे आपको ये शब्द बताया गया है, इस शब्द का उदाहरण दिया गया है। वनम, वने, वनानि। वन शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में ही एक समान चलते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द जो हैं वो प्रथमा द्वितीय में अक्सर एक समान ही होते हैं। नपुंसकलिंग अन्य शब्द भी वन शब्द की तरह ही बनते हैं, जैसे जल शब्द है और बिंब शब्द है। तो चलिए, जले, यहां जले लिखा हुआ है तो प्रथमा एक वचन में क्या आएगा? जलम। जले, जलानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। वन का अर्थ होता है जंगल, जल का अर्थ है पानी और बिंब का अर्थ है छाया। अब यहां दूसरा उदाहरण दे रखा है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द पवन और जन शब्द भी वृक्षम के समान ही बनेंगे। पवनान दे रखा है तो क्या बनेगा? पवनम, पवने, पवनौ, पवनान। ये द्वितीय विभक्ति है। आगे जनम, जनौ, जनान। ये द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। प्रश्न नंबर 2 में, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में दिए हुए शब्दों की उपयुक्त विभक्ति द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ जैसा उदाहरण दे रखा है वैसे ही हम रिक्त स्थानों में उसी विभक्ति का शब्द भरते जाएंगे। अहम रोटिकाम खादामी। मैं रोटी खाता हूँ। तो यहाँ पर रोटिकाम शब्द आया, कोष्ठक में शब्द दिया है रोटी का, लेकिन मैं रोटी को खाता हूँ तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप आएगा, इसलिए द्वितीय एक वचन का शब्द आया रोटिकाम। इसी प्रकार से क में दिया हुआ है त्वम पिबसि। ब्रैकेट में शब्द है जल, तो हम क्या लिखेंगे? जलम। त्वम जलम पिबसि। ख में है छात्रः पश्यति। किम पश्यति? ब्रैकेट में लिखा हुआ है दूरदर्शन, तो हम लिखेंगे छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। इसके बाद ग वाला है वृक्षाः पिबन्ति। ब्रैकेट में शब्द है पवन। वृक्षाः किम पिबन्ति? पवनम, तो हम लिखेंगे पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। घ में है ता लिखन्ति। ता लिखन्ति किम लिखन्ति? ब्रैकेट में दिया हुआ है कथा, तो हम लिखेंगे कथा को लिखती है, कथाम। ता कथाम लिखन्ति।
अब है ङ वाला प्रश्न, आवाम गच्छावः। आवाम गच्छावः कुत्र गच्छावः? जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम दोनों जंतुशाला या चिड़ियाघर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद का चयन करें। कर्तृपद किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता का चयन किया जाता है और कहते हैं कर्तरी प्रथमा, यानी जहाँ पर कर्ता का चयन होता है वह वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अधिकतर जहाँ कर्ता का चयन करते हैं हम, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का शब्द ही आता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। क में देखेंगे, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अब यदि हमें सीधा साधा विभक्ति के आधार पर चयन करना है तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है वृक्षाः, तो वृक्षाः कर्ता हो जाएगा। और वैसे भी यदि हम इसका अनुवाद करते हैं कि वृक्ष अपने शीश पर आकाश को वहन करते हैं, तो कार्य करने वाला कौन है? वृक्ष। कार्य करने वाला कर्ता होता है, तो यहाँ पर वृक्ष आ जाएगा। दोनों ही प्रकार से हम कर्ता का चयन करेंगे तो यहाँ पर शब्द आएगा वृक्षाः, वृक्षाः। इसके बाद है विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। तो यहाँ पर कर्ता क्या आएगा? आपने चयन कर लिया होगा, निश्चित रूप से विहगा शब्द ही आएगा। पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। अब दोनों उदाहरणों में कर्ता को सबसे पहले दिया गया है, किंतु तीसरे उदाहरण में कर्ता बाद में आया है। तो हमें कर्ता का चयन ध्यानपूर्वक करना है। सबसे पहले भी कर्ता का हो सकता है उदाहरण, और किसी उदाहरण में कर्ता शब्द बीच में भी आ सकता है। घ है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कर्ता क्या होगा इसमें? कौन होगा? कृषक है। ये आपने भी चयन कर लिया होगा। ङ वाला है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। कौन है? मछलियां। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मत्स्या सरोवरे सन्ति। अब है प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं, एक शब्द या एक वाक्य में। वाक्य जब हम बनाएंगे तो प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर उत्तरवाचक शब्द लिख देंगे। तो लगभग हमारा जो ये प्रश्न है एक ही पद का होगा, किंतु वो एक वाक्य में लिख जाएगा। क है वृक्षा कै पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किससे पाताल का स्पर्श करते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? पादै। वृक्षा, अब कै के स्थान पर हम पादै लगा देंगे, तो वृक्षा पादै पातालम स्पृशन्ति। इसके बाद है ख वाला प्रश्न, वृक्षाः किम रचयन्ति। तो किम के स्थान पर हम उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द है किम, इसके स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे वृक्षाः वनम रचयन्ति। अब है ग वाला प्रश्न, विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठते हैं? तो वृक्ष शाखासु। वृक्ष शाखासु, वृक्षों की शाखाओं पर। तो कुत्र के स्थान पर हम वृक्ष शाखासु आसीना, ये हम पूरा वाक्य बना देंगे। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, यानी आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? जले स्वप्रतिबिंबम। जले स्वप्रतिबिंबम, यानी जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं।
आगे 5वां प्रश्न है, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यतः। उचित पदों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, देखिए विभक्ति दी हुई है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। गजः, गजौ, गजाः, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और इसी प्रकार से जो पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, तो उनमें भी इसी प्रकार से शब्द रूप बनेंगे। अगर हम गज शब्द याद कर लेते हैं तो हमें अश्व भी याद हो जाता है, हमें चंद्र भी याद हो जाता है, हमें सूर्य भी याद हो जाता है, और भी जो बालक है, अन्य शब्द जो हैं पुल्लिंग के, वो भी हमें याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब अश्व शब्द का रूप हमको बनाना है। तो जिस प्रकार से गज शब्द के रूप बने हुए हैं, वैसे ही हम अश्व शब्द के रूप बनाएंगे प्रथमा विभक्ति में। तो अश्व है, अश्वौ, अश्वाहा। बिल्कुल गज है, गजौ, गजा की तरह हमने बना दिया। अश्व है, अश्वौ, अश्वा। आगे द्वितीय विभक्ति का रूप दिया हुआ है, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। तो इसी प्रकार से चंद्र शब्द के भी रूप बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। अब है तृतीय विभक्ति, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालै। तो जिस प्रकार से विडाल शब्द बनेगा, वैसे ही मंडूक शब्द है। तो मंडूका, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकै। चतुर्थी विभक्ति में शब्द बना है सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। वानर शब्द भी इसी प्रकार बनेगा। तो वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति है, मोदक शब्द बनाया है। अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में ही भ्याम विभक्ति लगती है। तो मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन रूप समान होते हैं, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन रूप समान होते हैं। इसके बाद वृक्ष शब्द है, तो इसको भी हम मोदक की तरह ही बनाएंगे, मोदकात की तरह, वृक्षात। पंचमी विभक्ति जो आती है वो अलग होने के अर्थ में आती है। यहां भी आ जाएगा वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, जनस्य, जनयो, जनानाम। तो अब शुक शब्द हमको बनाना है। शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति के रूप कैसे बनेंगे? शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में द्विवचन शब्द एक से होते हैं। अब मयूरयो शब्द है, तो मयूरे, मात्राएं सब में एक सी लगेंगी, मयूरेषु। अब है संबोधन शब्द, हे बालक की तरह, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो हे नर्तक, नर्तकौ, नर्तकः। संबोधन में हम हे शब्द भी लगा देते हैं, तो इसमें भी आप हे शब्द लगा सकते हो, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। तो ये हो गए आपके पुल्लिंग
शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द जो कि एक से बनेंगे। कौन कौन से शब्द एक से बनेंगे? गज शब्द है, सूर्य शब्द है, चंद्र शब्द है, बिडाल शब्द है, मंडूक है, सर्प है, वानर है, मोदक है, वृक्ष है, जन है, शुक है, शिक्षक है, मयूर है, बालक है और इसी प्रकार राम शब्द के भी रूप बनते हैं। अकारांत पुल्लिंग में हमेशा जो अंतिम म हलंत होता है तो इसका अर्थ होता है कि उस शब्द में अंत में अ जुड़ा हुआ है, यानी अ है अंत में जिसके वह है अकारांत शब्द। तो ये सभी अकारांत पुल्लिंग के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या है 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति के शब्दों का चयन करें। इनमें से जो भी शब्द अलग है, जैसे क में 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक सी प्रकृति के जो शब्द हैं उन्हें अलग कीजिए और जो एक अलग सा शब्द लग रहा है आपको कि वो इन तीनों से मेल नहीं खाता, उस शब्द को अलग करें। चलिए पढ़ते हैं। क है, क में दे रखा है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो इसमें हम ध्यान देते हैं तो गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों ही नदियां हैं, किंतु लता शब्द अलग है। अब इसके बाद ख में है उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। तो उद्यान में फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, किंतु चित्र नहीं, कि चित्र से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये शब्द हो गया अलग चित्रम। ये बिल्कुल भिन्न प्रकृति का शब्द है। अब है ग वाला, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। चटका चिड़िया, चिड़िया शब्द बिल्कुल अलग है, जरूरी नहीं है इन सबसे पाठशाला में चिड़िया हो, इसका कोई संबंध हो, जरूरी नहीं है। लेकिन लेखनी और तूलिका का पाठशाला से संबंध है। तूलिका से हम चित्र इत्यादि बनाते हैं, लेखनी से हम लिखते हैं और पाठशाला में हम लिखने का, चित्र आदि बनाने का कार्य हम करते हैं। तो ये इसमें हम चटका शब्द को अलग लिख देंगे, ये भिन्न प्रकृति का शब्द है। घ है आम्रम, कदली फलम, मोदकम और नारंगम। तो आम्रम भी फल का नाम है, आम, कदली फलम यानी केला, नारंगम यानी नारंगी, तो ये तीनों तो फल है। मोदकम, मोदकम का अर्थ है लड्डू, तो लड्डू जो एक व्यंजन का नाम है, ये बिल्कुल अलग है, तो हम इस शब्द को अलग कर लेंगे। यह भिन्न प्रकृति का शब्द है, तो इस प्रकार से हम भिन्न प्रकृति के शब्दों का चयन करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा पाठ 5 वृक्षा के प्रश्नोत्तर